हेलो। ठीक है, कर दीजिए। गुड इवनिंग आप सभी को। हिंदी का ये क्लास जो था वो गद्य विधा में हम लोग उपन्यास विधा पढ़ रहे थे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में चल रहे थे। उपन्यास को 3 भागों में बांटे थे, पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में फिर 5 भागों में बांट दिए थे ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देख लिए हैं। उसके बाद साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार को देख रहे हैं, जो मूलतः किससे प्रभावित था? मार्क्सवाद से प्रभावित था। और इसमें भी हम एक उपन्यासकार को देख लिए थे, अमृतलाल नागर जी को। अमृतलाल नागर को देख चुके थे। अब इसके बाद आज हम लोग देखते हैं, ये क्लास संख्या 13 है और आज हम लोग यशपाल को पूर्ण रूपेण देखते हैं और इनके सभी उपन्यासों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद या प्रगतिवाद या साम्यवादी उपन्यासकार में यशपाल को नहीं छोड़ा जा सकता है। उनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, उनकी कहानी पूछी जा सकती है, उनके उपन्यास पूछे जा सकते हैं। तो यशपाल को आज हम लोग अच्छे से देखते हैं और उनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। तो उनके उपन्यासों का वर्ण विषय क्रम भी देखना पड़ेगा कि कौन सा उपन्यास पहले हुआ, कौन सा बाद हुआ, किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इन सभी को देखना पड़ेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बाबू, जीवन में कुछ बातें जो होती है ना, याद रखो। ठीक है, अगर सिर्फ खड़े होकर नदी किनारे सिर्फ खड़े होकर देखते रहोगे कि नदी पार करनी, तो नदी पार नहीं कर पाइएगा। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, जलधारा के बीच जाना पड़ता है, तब आप लोग पार कीजिएगा। आज करेंगे कल करेंगे वैसे नहीं होता है क्लास। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन, इसको हम बार बार बोल रहे हैं, इतनी बारीकी से भारतवर्ष में कोई नहीं पढ़ाएगा। आप यूट्यूब पर क्लास देख लीजिए, अगर किसी भी क्लास में इतना डिटेल अगर बताया गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, किस लिए पढ़ा देते हैं? आनंद के लिए पढ़ाते हैं। आप लोग को पता है कि मैं सिर्फ आप लोगों को आनंद के लिए पढ़ाता हूं और सबसे कम फी भी लेता हूं, इसीलिए किताब की आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, आप लोग सफल हो सकें जीवन में। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर नदी पार करनी हो तो नदी किनारे खड़ा नहीं होया जाता, बल्कि जलधारा को चीर कर पार करना होता। जितना कठिन संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। अभी आप लोग को लग रहा है कि इतना याद करना है, इतना पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो कठिन जितना, जो मार्ग जितना कठिन होता है, उसका लक्ष्य या उसका गंतव्य जो है उतना ही सुखद होता है। इस बात को याद रखिए। चलो आगे बढ़ो। अब बहुत हो गया ज्ञानप्रद बातें आप लोगों को। अभी हम बोल देते हैं, अभी आप लोग को सही लगा, 2-3 दिन पढ़िएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर याद नहीं कीजिएगा। तो वैसे नहीं होता, याद कीजिए। ठीक है, परीक्षा आने वाली है, परीक्षा थोड़ी आप लोगों का देखेगी कि आप लोग सिलेबस पूरा नहीं किए हैं या नहीं पढ़े। ये परीक्षा नहीं देखती है, वो समय से चलती है, समय अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। चलिए यशपाल को देखते हैं आज। साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकार हैं और इनके सभी उपन्यास प्रमुख हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इनको बोल सकते हो। चलो, तो आज यशपाल जी को देखते हैं। यशपाल, और इनको अच्छे से देखना है। सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ था ये देख लीजिए। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी, पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी, पंजाब, पंजाब में हुआ था। निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1976 ईस्वी में। कब निधन हुआ? 1976 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और इनके डिटेल जानते हैं। पिताजी का नाम क्या था इनका? पिता का नाम, इनके यशपाल के पिताजी का नाम क्या था?
कहानी पढ़ाते समय सबको लिखाए हैं, फिर भी याद नहीं। इनके पिताजी का नाम था हीरालाल, पिताजी का नाम हीरालाल। माताश्री का नाम क्या था? यशपाल के माता का नाम, इनके माता का नाम था प्रेम देवी, माता का नाम प्रेम देवी। ठीक है, तो इनके बारे में इतना काफी है। जन्म 1903, निधन 1976, जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी पंजाब, पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी। कभी कभार कुछ परीक्षाओं में माता पिता के नाम पूछ दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी गलतियां हम लोगों के लिए अगर अहितकारी हो जाए तो उन गलतियों को नहीं करनी चाहिए। अगर इतना तो यहाँ तक तो पढ़ते हैं, इतना नहीं लिखाते हैं कभी किसी में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में सांगोपांग जानना चाहिए। इसीलिए ना आप लोग को समझाते हैं कि पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। एक अक्षर का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान होता है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके हो गए। अब इनके उपन्यासों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर इनके उपन्यासों को देख लेंगे। तो लिख लीजिए यशपाल को। अब इनके उपन्यास को देखिए। उपन्यास, अब इनके उपन्यास को देखिए और क्रम से लिख लीजिए। आरोही क्रम में पूछा जा सकता है कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रकाशन वर्ष क्या है। इनका पहला उपन्यास था दादा कामरेड। पहला उपन्यास काम था दादा कामरेड। दादा कामरेड कब का है? दादा कामरेड 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, दादा कामरेड। दूसरा उपन्यास था देशद्रोही। दूसरा उपन्यास देशद्रोही। देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष कब था? 1943 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और ऐतिहासिक उपन्यास इसको बोल सकते हैं, प्रमुख उपन्यास है दिव्या। दिव्या कब की है? दिव्या 1945 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें दिव्या राम की एक पात्रा रहती है, इसी की कथा वस्तु चलती है, प्रमुख उपन्यास भी है ये। चौथा उपन्यास इनका दादा कामरेड 41, देशद्रोही 43, दिव्या 1945। चौथा उपन्यास है पार्टी कामरेड। कौन सा उपन्यास है? पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड कब की है? ये 1946 ईस्वी का उपन्यास है, पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड के बाद नंबर 5 मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप उपन्यास कब की है? ये 1949 ईस्वी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। चलिए अगले पेज में चलते हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 1949। ठीक है, नंबर 6। नंबर 6 भी मोस्ट उपन्यास है, अतिमा, अमिता। नंबर 6 अमिता। अमिता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब था? ये 1956 ईस्वी का उपन्यास है, 1956। अमिता के बाद नंबर 7 देखिए, और प्रमुख उपन्यास है, पढ़ना भी आप लोग के सिलेबस में नेट जेआरएफ में, झूठा सच। झूठा सच। ये उपन्यास कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। कितने भागों में है? 2 भागों में है। इस उपन्यास का जो प्रथम भाग है, कौन सा भाग? प्रथम भाग। प्रथम भाग का क्या नाम है? इस उपन्यास के प्रथम भाग का जो नाम है वो है वतन और देश। वतन और देश। वतन और देश का प्रकाशन वर्ष कब था? वतन और देश का प्रकाशन वर्ष था 1958 ईस्वी। और इसका जो द्वितीय भाग है, अर्थात दूसरा भाग है, द्वितीय भाग, झूठा सच का जो द्वितीय भाग है उसका नाम क्या था? देश का भविष्य। देश का भविष्य। देश का भविष्य कब है? ये 1960 ईस्वी का उपन्यास है। लिख लीजिए, मोस्ट उपन्यास है, इसको बताएंगे भी इनके बारे में। इनके सभी उपन्यासों को लिखाएंगे। प्रमुख उपन्यासकार हैं तो अमिता 1956, झूठा सच 2 भागों में है। प्रथम भाग का नाम जो है वह है वतन और देश 1958 ईस्वी, और द्वितीय भाग का नाम है देश का भविष्य 1960 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद नंबर 8। नंबर 8 में लिखिए 12 घंटे।
12 घंटे। 12 घंटे उपन्यास जो है, इसके बारे में, इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में थोड़ा मतभेद है। दो विद्वान इसको दो रूप में मानते हैं। 12 वर्ष की अगर बात करें तो रामचंद्र तिवारी 62 मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र 63 मानते हैं। ठीक है, लेकिन 1962 ही इसका प्रकाशन वर्ष सही है। लेकिन रामचंद्र तिवारी तो 62 मानते ही हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1963 मानते हैं। चलिए नंबर 9 की बात करें कि अप्सरा का श्राप। अप्सरा का श्राप, अप्सरा का श्राप जो है, ये उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। नंबर 10वां नंबर में लिखिए क्यों फंसे। क्यों फंसे, क्यों फंसे उपन्यास जो है, ये 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, 1968 ईस्वी। एक उपन्यास और है और मोस्ट भी है, मेरी तेरी उसकी बात। नाम सुने ना, इन्हीं का है। 10 हो गया, लिख लीजिए। चलिए अगला उपन्यास, एक अंतिम जो है इनका, वो है 11 नंबर, मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात कब की है? ये 1974 ईस्वी का है। तो ये इनके उपन्यास हो गए, 11 उपन्यास इनके थे, तो वो सभी हम लोगों ने लिख लिया। एक बार देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। यशपाल को आज हम लोग देख रहे हैं और इनको पूर्ण रूप से देखेंगे। जन्म 1903, निधन 1976, पिता का नाम हीरालाल, माता का नाम प्रेम देवी, जन्म स्थान था फिरोजपुर छावनी पंजाब। चलिए उपन्यास, दादा कामरेड 41, देशद्रोही 43, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 2 भाग में है। प्रथम भाग जो था उसका नाम था वतन और देश 1958, दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य 1960, 12 घंटे 65, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात 1974। तो ये इनके उपन्यास हो गए। अब इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनका वर्ण विषय क्या है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि इनके वर्ण विषय पूछे जा सकते हैं। इनके वर्ण विषय के बारे में या इनके उपन्यासों के पात्र पूछे जा सकते हैं। प्रमुख मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यासकार हैं ये, तो इनको आप लोग विस्तृत नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए तो लिख लीजिए इनके उपन्यासों का वर्ण विषय, इनके उपन्यासों का वर्ण विषय। पहला उपन्यास इनका जो था वो दादा कामरेड था। पहला उपन्यास कौन सा था? दादा कामरेड। दादा कामरेड का प्रकाशन वर्ष क्या था? अभी लिखाए थे 1941 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कब है? 1941 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास में है क्या? दादा कामरेड उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास की अगर बात करें तो इसमें क्रांतिकारियों की गतिविधि का चित्रण किया गया है। मूल समस्या ये है, आतंकवाद और साम्यवाद का भी चित्रण इस उपन्यास में है। तो वर्ण विषय देके पूछ सकता है ये किस उपन्यास की घटनाएं हैं, या दादा कामरेड का मुख्य विषय वस्तु क्या है, कथानक क्या है, पात्र कौन है, इसका नायक ऐसे हरीश रहता है, देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। ये किससे प्रभावित उपन्यास है? तो क्रांतिकारियों की गतिविधियों, क्रांतिकारी की गतिविधियों का चित्रण है इस उपन्यास में। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आतंकवाद का चित्रण है इस उपन्यास में। आतंकवाद का चित्रण है। साम्यवाद का चित्रण है। साम्यवाद यानी प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद से प्रभावित है, साम्यवाद का चित्रण है इस उपन्यास में। इतना ही अगर सभी उपन्यास के बारे में जानेंगे तो कभी कठिनाई होगी हम लोगों को।
जो प्रमुख उपन्यास है, अगर उनके वर्ण विषय के बारे में इतना ही जान लीजिए तो बहुत हो गया। ठीक है। साम्यवाद का भी चित्रण है। इसके अगर पात्र को देखें कि इसके प्रमुख पात्र कौन है, तो इस उपन्यास को जो नायक रहता है वो हरीश है। प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो हरीश, हरीश कौन है? इस उपन्यास का ये नायक है। जरूर याद रखें कि हरीश उपन्यास का नायक है। शैल है दूसरा में, शैल एक पात्र शैल हो गया। और लिखिए यशोदा है इस पात्र, एक पात्र जो है यशोदा है। एक पात्र इसमें यशोदा के बाद अमरनाथ है, अमरनाथ है। और एक पात्र रावर्ट है। कौन है? रावर्ट। ये उपन्यास के पात्र हो गए। तो दादा कामरेड 1941 ईस्वी क्रांतिकारी की गतिविधियों का चित्रण, आतंकवाद का भी चित्रण है, साम्यवाद का भी चित्रण है। हरीश इसका नायक है। शैल, यशोदा, अमरनाथ, रावट, ये सब इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हो गए। चलिए इतना लिख लीजिए। ये चीजें आप लोगों को बाद में समझ में आएगी कि मैंने क्या पढ़ाया है। आप लोगों को जब परीक्षा देंगे ना तब समझ में आएगी। बस किसी प्रकार से आप लोग बस इसको याद कर लीजिए कि आप लोग के जहन में रहे, अभ्यास करते रहिए तो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। उपन्यास दूसरा हम लोग देखते हैं कि इनका दूसरा उपन्यास कौन था। तो दूसरा उपन्यास इनका था देशद्रोही। कौन सा उपन्यास है इनका? देशद्रोही। देशद्रोही कब का है? देशद्रोही 1943 ईस्वी का उपन्यास है। इसके बारे में प्रमुख बातें जानना आवश्यक है। ये उपन्यास जो है 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से मूलतः संबंधित है। एक बात इतना याद रखिए कि देशद्रोही उपन्यास जो है 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है। इसमें प्रेम भाव का भी चित्रण है, स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण है। लिख लीजिए इसके बारे में कुछ बातें। यह उपन्यास 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें स्त्री पुरुष, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। एक बात और, इसमें क्या है? प्रेम भाव का भी चित्रण है। इसमें प्रेम भाव का भी चित्रण है। ठीक है। अब इसके पात्र को याद रखिए। पात्र जरूरी है। उपन्यास के जो प्रमुख पात्र होते हैं वो याद रखिए, ज्यादा नहीं है। एक है भगवान दास खन्ना। एक उपन्यास पात्र कौन है? ये है भगवान दास खन्ना। भगवान दास खन्ना एक पात्र हैं। दूसरे पात्र हैं राम दुलारी। राम दुलारी एक पात्र है। इसके तीसरे पात्र जो हैं वो है राज। राज एक पात्र है। और एक पात्र और लिख लीजिए, चंदा है। तो ये उपन्यास के ये पात्र हो गए। देशद्रोही उपन्यास भी हो गया। समझ गए? देशद्रोही उपन्यास भी हो गया। इसके बाद दिव्या। दिव्या तो नायिका प्रधान उपन्यास है, क्योंकि नायिका के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। तो यहां तक लिख लिए? जल्दी लिखो यार। चलो,
उपन्यास तीसरा इनका जो था वो दिव्या था। तीसरा उपन्यास कौन है? दिव्या है। दिव्या का प्रकाशन वर्ष कब था? 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये नायिका प्रधान उपन्यास है। नायिका प्रधान उपन्यास है ये, नायिका प्रधान उपन्यास है, सबसे पहली बात ये है। और इसमें क्या है, इसमें नारी की समस्याओं का चित्रण है। नारी की समस्याओं का चित्रण है। एक बात ये ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में आती है, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में तो आती है क्योंकि जिसमें नायिका जो है वो दिव्या, वो ऐतिहासिक पात्र रहती है, तो इसमें इतिहास का भी कुछ समीक्षात्मक आलोचना किया गया है और इतिहास के बारे में भी बताई गई है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी इस उपन्यास में है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। अब इसके पात्र को देख लीजिए कि इस उपन्यास में पात्र कौन है। तो सबसे पहले तो जो दिव्या है, दिव्या ये क्या है इसकी, ये इसकी नायिका है। दिव्या कौन है? तो दिव्या इसकी नायिका है। दूसरे पात्र की अगर बात करें दिव्या के बाद, तो मल्लिका है, मल्लिका है। तीसरे पात्र की बात करें तो ये देव शर्मा है, देव शर्मा है। एक पृथु सेन भी इस उपन्यास का पात्र है, पृथु सेन भी इस उपन्यास का पात्र है। तो ये उपन्यास के पात्र हो गए, दिव्या की बातें हो गई, ठीक है। ज्यादा लिखाते कहाँ हैं? अगर नहीं लिखाएंगे तो आप लोग कैसे पता चलेगा? पूछ लेगा कि नायिका प्रधान यशपाल की कौन सा उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है, तो नायिका प्रधान उपन्यास तभी आप लोग न पहचान पाएंगे जब उनके विषय वस्तु को जानेंगे, क्योंकि इनके सारे उपन्यास तो आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। तो जो उपन्यास इनके मोस्ट हैं, जिनसे या जो उपन्यासकार मोस्ट है, उन्हीं का तो हम लिखाते हैं, सबका तो लिखाते भी नहीं है ना। जितना जरूरी है उतना ही बताते हैं, चाहे वो आपको पीजीटी रहे, टीजीटी रहे या नेट जेआरएफ रहे, इससे बेसी तो पूछेगा भी नहीं। चलो अगला उपन्यासकार उपन्यास देख लो। तीसरा हो गया। चौथा उपन्यास इनका पार्टी कामरेड था ना, चौथा पार्टी कामरेड, ये इनका चौथा उपन्यास था। पार्टी कामरेड कब का था? ये 1946 ईस्वी का था, याद रखो। आप लोग को लगता है कि सर को याद है ही तो हम लोग याद क्यों करें? क्या ऐसे नहीं काम चलेगा ना बउआ? बार बार समझाते हैं, लक्ष्य अगर उत्तम है तो उसका मार्ग भी उत्तम होना चाहिए ना। सिर्फ ऊंचा स्वप्न देखना ही जरूरी नहीं होता है, उन स्वप्नों को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो अगर लक्ष्य उत्तम है और महान है तो उसके लिए मेहनत भी उसी स्तर से करना पड़ेगा। चलो पार्टी कॉमरेड। पार्टी कॉमरेड क्या है? इसमें ये उपन्यास जो है, इसमें बोल सकते हैं कि एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है गीता। एक लड़की की कहानी है इसमें, गीता की, जो कम्युनिस्ट लड़की है। उसी के माध्यम से पद्मलाल भामरिया के बलिदान की गाथा का भी चित्रण है। एक बात तो इसमें ये हो गई। दूसरी बात इस उपन्यास में क्या है कि दूसरी बात इसमें मोस्ट जो है वो है कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थन भी है। तो लिख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लड़की जो रहती है, क्या नाम रहता है इसका? गीता नाम रहता है। एक कम्युनिस्ट लड़की रहती है जिसका नाम रहता है गीता। कम्युनिस्ट लड़की गीता के माध्यम से एक महान व्यक्ति रहते हैं पद्मलाल भावरिया। पद्मलाल भावरिया, पद्मलाल भावरिया
कम्युनिस्ट लड़की गीता के माध्यम से पदुमलाल भामरिया की बलिदान गाथा का चित्रण, बलिदान गाथा का चित्रण है इस उपन्यास में। ठीक है, और इस उपन्यास में क्या है, इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन भी ये उपन्यास करती है। लिख लीजिए, कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन भी ये उपन्यास करती है। अगर इसके पात्र की बात करेंगे, इसके पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख पात्र अगर देखें, सभी पात्र तो याद रहेंगे भी नहीं, तो प्रमुख पात्र तो एक तो हो गई गीता। कौन हो गई? गीता। एक जो पात्र हैं वो है पदुमलाल भामरिया। बस ये दो याद रखें आप लोग, पदुमलाल भामरिया, पदुमलाल भामरिया, ये दो को याद रखें पार्टी कॉमरेड उपन्यास के बारे में। कितना उपन्यास हो गया? 4। इसके बाद कौन सा उपन्यास था जी? मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप में एक प्रमुख पात्रा जो रहती है सोमा। इस उपन्यास में है क्या? मनुष्य का रूप जो उपन्यास, इसको लिख लिए। चलो, मनुष्य का रूप उपन्यास जो है उसमें है क्या? तो मनुष्य के रूप उपन्यास में पुरुष प्रधान समाज में नारी भोग की वस्तु है, इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। और सोमा के माध्यम से नारी जागृति की समस्याओं का समाधान भी किया गया है। ठीक है, सोमा इस उपन्यास की एक पात्रा है और इसी के माध्यम से नारी जागृति को उजागर भी किया गया है। तो नंबर 5, मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप, तो मनुष्य के रूप उपन्यास कब की थी? 1949 की थी। कब की है? 1949 ईस्वी का ये उपन्यास है। इसमें है क्या? तो सबसे पहली बात तो इसमें, इस उपन्यास में जो है वो है कि सोमा के माध्यम से नारी जागरण। सोमा ये पात्रा है इस उपन्यास की। सोमा के माध्यम से नारी जागरण का संदेश। एक बात तो ये हो गई, सोमा के माध्यम से नारी जागरण का संदेश, एक प्रमुख बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण किया गया है। इसमें पुरुष प्रधान समाज जो है उसमें स्त्री को एक भोग की वस्तु समझ लेते हैं, इस बात का भी इसमें चित्रण किया गया है। लिख लीजिए, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण। भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। अगर इसके पात्र की बात करें कि मनुष्य के रूप में जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन हैं, तो प्रमुख पात्र में एक तो सोमा है ही, सबसे पहले सोमा के बाद धन सिंह है। कौन सिंह है? तो धन सिंह है। धन सिंह के बाद मनोरमा है, मनोरमा भी एक पात्र है। और एक पात्र का नाम और लिख लीजिए, भूषण है। अब भूषण आप लोग रीतिकाल वाला मत समझ लीजिएगा कि रीतिकाल में जो भूषण थे वही हैं, ऐसा नहीं है। उस समय के व्यक्ति थे, गांव के लोग थे, उन्हीं का चित्रण है। ऐसे इस उपन्यास में इनकी भूमिका पॉजिटिव होती है, अर्थात ये सकारात्मक व्यक्ति हैं, सकारात्मक विचारधारा से संबंधित भी रखते हैं और समाज का कल्याण ही चाहने वाले व्यक्ति होते हैं। सोमा इस समाज का विद्रोह करती है कि स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं है। ठीक है,
और वास्तविकता ये भी है कि स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं होती है। नारी नारायणी और नाश तीनों की राशि एक होती है, इसलिए कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नारी नारायणी और नाश तीनों की राशि एक होती है, कभी भी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये याद रखें, नहीं तो उसका विनाश जो है वो प्रलयंकारी होता है। नारी हमेशा सम्मान की अधिकार नहीं होती है, इस बात को याद रखें कि चाहे वो क्यों ना गलत कार्य को करती हो, लेकिन हमेशा वो पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है और हमेशा सम्मान की अधिकार नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री ही गलत करती है, आप लोग गलत नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब समाज, हम लोग जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो हम लोग नारी के ऊपर लांछन लगा देने में अपनी बहादुरी समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। नारी हमेशा सम्मान के अधिकार नहीं होती, इसीलिए आप लोग को समझाया भी कि नारी नारायणी और नाश तीनों की राशि एक होती है। महाभारत हुआ ना, देखे ना, पढ़े तो नहीं होंगे महाभारत, ठीक है, तो देखे हैं टीवी में, क्या होता है, समूल वंश का नाश हो जाता है, कौरव में एक भी नहीं बचता है नहीं, एक छोटी सी गलती के कारण। रामायण हुआ ना, रावण के समूल कुल का नाश हो जाता है। तो वो सिर्फ उसी युग में नहीं है, वो आज भी है। अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं तो आपका नाश निश्चित है। ठीक है, चलो, तो ये कौन सा उपन्यास था, मनुष्य के रूप हो गया। मनुष्य के रूप के बाद नंबर देख लीजिए, 5वां नंबर 6 में कौन सा था, अमिता। नंबर 6 अमिता। ये उपन्यास भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अमिता जो है ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 1956 ईस्वी। इसमें है क्या, इस उपन्यास की अगर बात करें कि इसमें क्या है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण इसमें किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक जो होते हैं, सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि शंधन शरणम गच्छामि, तो उसी उनका जो ये रक्तपात देखते हैं, ऐसा भयंकर नरसंहार देखते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसी चीज का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये तो एक प्रमुख बात तो इसमें ये हो गई कि ये पहला कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी श्रेणी क्या है, तो ये ऐतिहासिक श्रेणी का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। एक बात ये, दूसरी बात इसमें कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण इसमें किया गया है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक, सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन, हाँ, हिंदी साहित्य में हृदय परिवर्तन भी हुआ है। एक कहानी है ना, हार की जीत सुदर्शन का, बाबा भारती और खड़क सिंह का जो घोड़ा वाला कहानी, उसमें हृदय परिवर्तन आप लोग को लिखा आए हैं। तो हृदय परिवर्तन की समस्या चली है हमारे देश में। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता है, ये तो मनुष्य की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है ना, कि मनुष्य किस रूप में किसी चीज को ले रहा है। हृदय परिवर्तन इसमें हुआ है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण है इसमें। ठीक है, हृदय परिवर्तन का चित्रण। और प्रमुख पात्र को देख लीजिए, अगर ज्यादा नहीं लिखना है, प्रमुख पात्र को लिखिए, याद तो ऐसे भी आप लोग नहीं करते हैं। प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो प्रमुख पात्र में पहला है अमिता, दूसरा पात्र अशोक तो है ही ना जी। हृदय परिवर्तन किसका हो रहा है, अशोक का ही हो रहा है ना। एक पात्र और लिख लीजिए, एक सेठ जी क्या रहते हैं, सेठ सौमित्र नाम रहता है, सेठ सौमित्र इनका नाम रहता है। ये इस उपन्यास के पात्र हो गए हैं, किसके, अमिता का। ठीक है, अमिता के बाद इनका जो अगला उपन्यास है वो है झूठा सच। तो झूठा सच तो 2 भागों में है, दोनों भाग को देख लेते हैं कि दोनों भाग में क्या है। वतन और देश का भविष्य 2 भाग में है, 58 और 60 लिखा है ना। चलिए, हो गया, वेरी गुड। 7वां उपन्यास है इनका झूठा सच।
झूठा सच। झूठा सच उपन्यास कितने भागों में है? अगर इस उपन्यास की बात करें कि ये कितने भागों में है, तो ये मूलतः 2 भागों में है। 2 भाग में, ठीक है, 2 भाग में है। इसका पहला भाग क्या है? पहला भाग जो है, प्रथम भाग, प्रथम भाग क्या है? प्रथम भाग वतन और देश। प्रकाशन वर्ष वतन और देश। तो वतन और देश का प्रकाशन वर्ष कब था? 1958 ईस्वी। इसमें क्या है वतन और देश में? तो देश की विभाजन की कहानी है इसमें, और कुछ बातें इसमें नहीं है। क्या है इसमें? देश की विभाजन की कहानी। देश के विभाजन, देश के विभाजन का चित्रण है। हमारा देश जो विभाजित हुआ था उसी का चित्रण है। इसमें जो जगह है लाहौर, लाहौर कथा का केंद्र है। लाहौर कथा का केंद्र में है। लाहौर जो है वो कथा का केंद्र इसमें है। अगर पात्र की बात करें तो इसके पात्र मोस्ट हैं। उपन्यास ये मोस्ट है, ये सुपर मोस्ट उपन्यास है, ठीक है, भूलना भी नहीं है। अगर इसके प्रमुख पात्र को देखें कि वतन और देश में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कुछ पात्र अलग होते हैं, नहीं तो वही पात्र तो फिर विभाजन के बाद भारत आ ही जाते हैं ना, पढ़े हैं ना ये उपन्यास। तो प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो एक तो जयदेव पुरी है ही। कौन है? जयदेव पुरी। जयदेव पुरी। दूसरी पात्र इसमें बात करें तो तारा है, एक तारा। और पात्र का नाम लिख लीजिए 2। तीसरे पात्र का नाम लिख लीजिए, ये राम लुभाया नाम है। तो ऐसा नाम रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं बाबू बताओ? जो है पढ़ना पड़ेगा ना। डॉक्टर प्राणनाथ है, डॉक्टर प्राणनाथ। सब नहीं लिखा रहे हैं, मोस्ट लिखा रहे हैं, परेशान हो जाते हो। डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ के बाद एक सूद जी हैं, भूलना नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं, इतना ही लिखा रहे हैं, ठीक है। तो झूठा सच प्रथम भाग वतन और देश 1958। देश का विभाजन का चित्रण, देश के विभाजन का चित्रण है। लाहौर जो है ये कथा का केंद्र है। लाहौर क्या है? कथा का केंद्र है। प्रमुख पात्र में जयदेव पुरी, तारा, राम लुभाया, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद जी, ठीक है। और भी है राम ज्वाया है, एक पात्र और भी आता है इसमें, राम ज्वाया, ये भी प्रमुख पात्र में है। लेकिन इस तरह से काम चल जाएगा। चलिए, इसका दूसरा भाग क्या है? इसका दूसरा भाग है देश का भविष्य 1960। हो गया? लिखोन तो हो गया है। तो इनको आज खत्म करते हैं, इनके सभी उपन्यास को देख लेते हैं। एक दिन में कम से कम जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके संपूर्ण उपन्यास को पढ़ा जा सकता है। 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास में, या उससे कम में भी हो सकती है अगर प्रमुख उपन्यास हैं। अगर प्रमुख उपन्यासकार नहीं हैं तो 2-3 उपन्यासकार को देखा जा सकता है। तो ना आप लोग के लिए कठिन होगी ना मेरे लिए कठिन होगी। चलिए ठीक है, तो ये प्रथम भाग हो गया। द्वितीय भाग की अगर बात करें, दूसरा भाग इसका क्या था? तो दूसरा भाग जो था इस उपन्यास का वो है देश का भविष्य। नंबर 2 द्वितीय भाग। द्वितीय भाग क्या है? देश का भविष्य। देश का भविष्य, प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। इसमें है क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति का मूल रूप से इसमें वर्णन है। क्या है इसमें? स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, स्वतंत्रता के बाद देश के जो साहित्यकार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, नेता होते हैं, उनका भी चित्रण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति
के बाद देश के बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी क्या होता है जी? जिसके बुद्धि में छोटे छोटे जीव लग जाते हैं, तो बुद्धिजीवी क्या है? जिनकी विचारें सकारात्मक होती है, जो देश के लिए अच्छा सोच सकते हैं, जिससे देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, ठीक है, बल्कि व्यक्तिगत ना हो कि सामूहिक रूप से सोचते हैं ताकि संपूर्ण देश का विकास हो सके, ठीक है, जो परहित की बात करते हैं वो बुद्धिजीवी हैं। तो क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के बुद्धिजीवियों, देश के बुद्धिजीवियों नेताओं और साहित्यकारों का चित्रण भी इस उपन्यास में हुआ है। कथा का केंद्र इसमें जालंधर रहता है, जालंधर और दिल्ली है। हाँ, लिख लीजिए। जालंधर व दिल्ली क्या है? जालंधर व दिल्ली कथा का केंद्र है। पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास में किस शहर का वर्णन है, ये कथा का केंद्र कौन सा शहर है? तो याद रखेंगे जालंधर और दिल्ली कथा का केंद्र है। एक बात ये हो गई। पात्र देख लीजिए, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इसके। अगर पात्र की बात करें, प्रमुख पात्र की बात करेंगे, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्रों में हम लोग देख सकते हैं तारा, जो इसमें है वो तो इसमें है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पात्र प्रथम भाग अर्थात वतन और देश में है, वही पात्र फिर भारत आ जाते हैं, उन्हीं का वर्णन है। तो लिख लीजिए जयदेव पुरी, तारा। कुछ पात्र और भी आ जाते हैं, एक उर्मिला आती है, इसमें एक पात्र क्या आ जाती है? उर्मिला आ जाती है। और लिख लीजिए सोमराज है, चौथा पात्र में सोमराज एक पात्र है। और लिख लीजिए पांचवा डॉक्टर प्राणनाथ हैं, डॉक्टर प्राणनाथ। ये इस उपन्यास के पात्र हो गए, और इसी के साथ झूठा सच भी हो गया। कुछ पूछना है क्या? आवश्यकता नहीं लगती है ना। जो प्रश्न अगर होता है कि दिक्कत हो रही है तो उसमें पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। पूछने में क्या बुराई है? वचनम किम दरिद्रताम, बोलने में क्या कठिनाई है। चलो हो गया। तो झूठा सच के बाद अगला उपन्यास कौन सा था? 12 घंटे। कब की है ये? 62। चलो नंबर देख लो बॉस, 7। 8वां नंबर पे चलिए, नंबर 8 12 घंटे। नंबर 8 12 घंटे। प्रकाशन वर्ष क्या था? 1962 ईस्वी। प्रेम और विवाह का चित्रण इसमें है। इसमें ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का चित्रण, बल्कि इसमें क्या है? प्रेम और विवाह का चित्रण है। पातिव्रत्य धर्म की परंपरागत जो विचारधारा है कि हम पातिव्रत्य धर्म ही मानते हैं, चाहे उसका पति उस लायक हो या ना हो। तो वो जो पौराणिक विचारधारा है ना, पातिव्रत्य धर्म, अरे पतिव्रता समझते हैं जी, उसी को पातिव्रत बोलते हैं। पतिव्रता नहीं होता है, पातिव्रत होता है। तो उसी धर्म का खंडन भी इसमें किया गया है। लिखो थोड़ा सा इसमें, 2-4 लाइन, ज्यादा नहीं। पहली बात इसमें क्या कि प्रेम व विवाह का चित्रण, एक बात ये। दूसरी बात
पातिव्रत होता है, देख लो लिख देते हैं, पातिव्रत्य, पतिव्रत नहीं होता है, पतिव्रता होती है, पातिव्रत नहीं। तो जो पति को ईश्वर समझकर, ठीक है, जो स्त्री अपने पति को ईश्वर मानती है वो पातिव्रत धर्म कहलाता है। वो धर्म जो है वो पातिव्रत धर्म कहलाता है। पातिव्रत धर्म की परंपरागत, पातिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन है। इसमें विचारधारा का खंडन, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें एक प्रेम कहानी चलती है ना, कौन रहता है, एक लड़की रहती है, इसका नाम रहता है बिन्नी, और ये जिससे प्रेम करती है उसका नाम क्या रहता है, फैंटम। तो बिन्नी और फैंटम की प्रेम कथा भी इसमें चलती है, हालांकि ये प्रेम कथा काल्पनिक होती है। तो लिख सकते हैं बिन्नी और फैंटम की काल्पनिक प्रेम कथा भी चलती है। इसमें काल्पनिक प्रेम कथा, बिन्नी और फैंटम की काल्पनिक प्रेम कथा का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। स्पष्ट है? पात्र लिख लो, पात्र जरूर याद रखें। आप लोग से हम सविनय निवेदन करते हैं, ठीक है, पात्र को अवश्य याद रखें, पात्र को ना भूलें। अभी अब मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लग रही होगी ना, परीक्षा में समझ में आता है, या क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके प्रश्नों को हल कीजिए, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं। वो समय चला गया बाबू कि उपन्यास किसका है, प्रकाशन वर्ष क्या है, पूछता था ना, वो समय चल गया। वो एक समय था, ठीक है। आजकल के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सूक्ष्मताओं और उन विश्लेषणाओं को समझने के लिए उपन्यास को या कहानियों को, गद्य की कोई भी विधा हो, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा, वृत्ति, स्मृति, जीवनी, कुछ भी हो, सबों को सूक्ष्म रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपरी सतह से जानने का, अर्थात विहंगम दृष्टि से देखिएगा ना तो उससे काम नहीं चलेगा। लक्ष्य आप लोग का है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और पढ़िएगा बच्चा वाला तो हो जाएगा, सब कथा है। चलो प्रमुख पात्र में लिख लो। एक तो बिन्नी है ही, किससे प्रेम करती हैं ये, प्रमुख पात्र जो है इसके फैंटम, इससे ये प्रेम करती है, इसकी प्रेम कथा चलती है। एक पात्र और का नाम लिखिए, पामर है एक, इसमें एक पात्र पामर आता है, एक लॉरेंस भी आता है। अरे बिश्नोई लॉरेंस की बात नहीं हो रही है, ये पात्र है लॉरेंस इस उपन्यास का। चलो, तो ये हो गई 12 घंटे की कहानियां, अर्थात 12 घंटे उपन्यास की कथा वस्तु क्या थी, ये आप लोग को 4 लाइन में समझा दी है। अगला उपन्यास देखिए, उपन्यास 9, अप्सरा का श्राप। ये पौराणिक उपन्यास है, इसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है, ठीक है। लिख लो, ये बोलोगे सर नहीं लिखा है। अप्सरा का श्राप, अप्सरा का शाप। तो अप्सरा का शाप कब है? अप्सरा का शाप उपन्यास जो है ये 1900 अभी लिखाए थे ना 65 ईस्वी का है, 1965 ईस्वी का ये उपन्यास है। इसमें ये है क्या, इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का चित्रण है। ऐसे ये पौराणिक उपन्यास है। किस श्रेणी का उपन्यास है? पौराणिक श्रेणी का उपन्यास है, पौराणिक उपन्यास है ये, ठीक है। कथा वस्तु क्या है? तो दुष्यंत व शकुंतला, दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें, दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। चलो ये उपन्यास हो गई। अगला उपन्यास को देख लीजिए। अगला उपन्यास कौन सा था? नंबर 10, 10वां उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। ये तो ये समाप्त हो जाएंगे। मेरी तेरी उसकी बात,
जो प्रमुख है उसको लिख लीजिए। मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास जो है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, मेरी तेरी उसकी बात। इसमें क्या है? स्वतंत्रता, ये स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का इसमें चित्रण किया गया है बाबू, और ये प्रमुख उपन्यास है। ये लिख लीजिए, स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन, महात्मा गांधी, गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का वर्णन है इसमें। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का इसमें वर्णन है। एक बात तो ये हो गई मेरी तेरी उसकी बात के बारे में। एक बातें और लिख लीजिए इसके बारे में, और पात्र लिख लीजिए। चलिए, वो बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो पात्र ही कम से कम लिख लीजिए। पात्र, अगर पात्र की बात करें, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन है मेरी तेरी उसकी बातें प्रमुख पात्र? तो प्रमुख पात्र में तो गांधी जी हैं ही, अमर है, उषा है, रजनी है, रत्नी है। गांधी जी अमर है, उषा है, उषा, अमर, उषा, रजनी, एक पात्र इसमें रत्नी भी है, रत्नी, और भी पात्र हैं। रत्नी के बाद लिख लीजिए नरेंद्र है, जोशी है, हरि भैया हैं, नरेंद्र, जोशी, काफी हो गया। तो ये आज हो गए यशपाल जी, यशपाल के उपन्यास हो गए। उपन्यास के जितने भी, यशपाल के जितने भी उपन्यास थे सबों को मैंने अच्छे से देख लिया है। एक बार आज किसको पढ़ लिए हम लोग? ये क्लास संख्या 13 है, और यशपाल को देखे हैं। यशपाल कल इनके बाद अगले उपन्यासकार को अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर अभी हम शुरू भी कर दें अगले क्लास को तो वो नहीं हो पाएगी। तो एक दिन में अगर कोई प्रमुख उपन्यासकार हैं तो उनको देखिए, वो ज्यादा हितकर रहेगा। तो आज इतना ही रहेगा, इसके बाद कल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जिनको भी अगर एडमिशन लेना है, नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, या हिंदी की कोई भी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी साहित्य हो, तो आप जो थंबनेल पे नंबर रहता है या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन चालू है। मूलतः क्लास जो है वो पीजीटी, टीजीटी और नेट, जीआरएफ का ही चलता है, ठीक है। तो किस स्तर की शिक्षा हो रही है या हम किस स्तर से पढ़ाते हैं, वो क्लास, एक क्लास, दो क्लास देख लें डेमो के रूप में, तो उसके बाद ही बात करें। और जहां तक हो सके इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, ठीक है, ताकि चैनल का जल्दी विकास हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।